महाराष्ट्र के यवतमाल से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां संतुलन बिगड़ने से एक बस नाले में गिर गई, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बताया गया कि भारी बारिश की वजह से नाले का पानी पुल के ऊपर से बह रहा था, लेकिन खतरे के बावजूद ड्राइवर ने बस नहीं रोकी और वो पुल पार करने लगा। तभी बस का संतुलन बिगड़ा और वो सीधा नीचे बह रहे नाले में पलट गई। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो बस तेज बहाव के बीच आगे बढ़ती दिखी। बारिश की वजह से नाला पूरे उफान पर था और उसका पानी पुल के ऊपर से बह रहा था। ऐसे में ड्राइवर सड़क का अंदाजा नहीं लगा सका और बस सीधा नाले में गिर गई। नाले में पानी काफी ज्यादा था और वो बस देखते ही देखते पूरी तरह डूब गई। जान बचाने के लिए उसमें मौजूद कुछ लोग छत पर चढ़ गए। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने हिम्मत दिखाई और तैरते हुए बस तक पहुंचे। इन लोगों ने किसी तरह बस में सवार 2 लोगों की जान बचा ली, जबकि 3 लोग लापता हो गए। सौभाग्य की एक बात यह कि इसी साल हम लोगों ने बारिश के बाद उपनाए नदी नालों में गाड़ियां ही नहीं बल्कि इमारतें और पुलों को भी बहते देखा है। लेकिन ये सबक हमको फिर भी याद नहीं रहा कि पानी की धार से दूर रहने में ही समझदारी है। और यवतमाल तो वैसे भी पहाड़ी इलाका है, जो वर्धा, पेनगंगा और वैनगंगा नदियों की जाल से घिरा है, जहां 24 घंटे से भारी बारिश का पानी पुल के ऊपर बह रहा था, जिसे पार करने की गलती बस के ड्राइवर पर भारी पड़ी, जो खुद भी 2 लोगों के साथ पानी में बह गए। बिहार के बख्तियारपुर से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां नेशनल हाईवे 20 के रास्ते में आने वाले पेड़ों को काटने के बजाय दूसरी जगहों पर शिफ्ट करने का काम तेज हो गया। बताया गया कि हाईवे का रखरखाव करने वाली संस्था NHAI ने इस रास्ते पर 2500 से ज्यादा पेड़ चुने हैं, जिन्हें उखाड़कर दूसरी जगहों पर लगाया जा सकता है। क्योंकि रजौली से बख्तियारपुर के बीच करीब 110 किलोमीटर के हिस्से में हाईवे बनाने का काम जारी है। ऐसे में उन पेड़ों को काटने के बजाय दूसरी जगह शिफ्ट करने पर जोर दिया गया, जिसके बाद हाईवे को बनाने के साथ पेड़ों को कुछ मजदूरों और मशीनों की मदद से शिफ्ट किया जाने लगा। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें कहीं पेड़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्रेन की मदद ली गई, तो कहीं मजदूर पेड़ लगाने के लिए गड्ढा खोदते नजर आए। कहीं इस काम को खुदाई करने वाली मशीन के जरिए किया गया। हमारा कोशिश रहता है सारे पेड़ बचे। बताया गया कि इस हाईवे के रास्ते में आने वाले ऐसे लगभग 2000 से ज्यादा पेड़ों को अब तक सुरक्षित शिफ्ट किया जा चुका है। सौभाग्य की बात यह कि पेड़ को काटने के बजाय जड़ से उखाड़कर दूसरी जगह लगाने का प्रयोग 10 साल पहले दिल्ली में शुरू हुआ था, और अब तो दिल्ली में पॉलिसी लागू है कि सड़क या कोई इमारत बनाने के बीच में आने वाले 80% पेड़ों को काटा नहीं जाएगा, बल्कि उन्हें दूसरी जगह लगाया जाएगा, जिसकी आजमाइश बिहार में पहले भी हो चुकी है। लेकिन दिक्कत यह है कि 20,000 से 50,000 रुपए खर्च करके जो पेड़ दूसरी जगह लगाए गए, उनमें ज्यादातर सूख गए। मध्य प्रदेश के बैतूल से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां आत्महत्या करने के इरादे से एक महिला ट्रेन के आगे पहुंच गई, जिसे ऑटो ड्राइवर ने बचा लिया। बताया गया कि वो बंद रेलवे फाटक के दूसरी तरफ खड़े होकर काफी देर से रो रही थी, जिस पर कुछ ही दूरी पर खड़े मोहसिन शाह नाम के इस ऑटो ड्राइवर की नजर पड़ी, जिसने ट्रेन के आगे जाकर खड़ी हुई इस महिला की जान बचा ली। जो तस्वीरें सामने आई, उनमें साफ दिखा कि यह महिला ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनते ही उसी रेलवे ट्रैक पर जाकर खड़ी हो गई, जिससे ट्रेन को गुजरना था। लेकिन ऑटो ड्राइवर ने फुर्ती दिखाई और उसे बचा लिया, लेकिन वो लगातार उसकी इस कोशिश का विरोध करती दिखी। इससे पहले वो बार बार उसके फोन पर आ रहे कॉल को काटती नजर आई। 20 कदम पे ट्रेन थी, मैं गया दौड़ते हुए, मैंने उनका हाथ पकड़ा तो मेरा हाथ झटका उनने, फिर मैंने दूसरे हाथ से उनको पकड़ा और खींचकर फिर इधर लाया। बाद में अपनी जान पर खेलकर उस महिला को बचाने के लिए कलेक्टर ने मोहसिन शाह को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। सौभाग्य की एक बात है कि बैतूल में रेलवे क्रॉसिंग पर खड़ी महिला फोन पर किसी से बात करते हुए रो रही थी, और जब ट्रेन का हॉर्न बजने के बाद वो रेल की पटरी पर खड़ी हुई, तभी ऑटो ड्राइवर को अंदाजा हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है, जिसने महिला की जान बचा ली। और बाद में पता चला कि MBA की पढ़ाई कर चुकी महिला बेरोजगारी और बीमारी की वजह से डिप्रेशन में थी। पटना में एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत होने के बाद लोग इस कदर भड़के कि पुलिस के लिए उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। हादसा उस समय हुआ जब बाईपास रोड से गुजरी एक तेज रफ्तार कार ने 7 लोगों को कुचल दिया, जिनमें 2 की मौत हो गई और 5 बुरी तरह जख्मी हो गए, जिसके बाद इलाके के लोगों ने कार में सवार लोगों को पकड़ लिया। और जब पुलिस वाले उन्हें छुड़ाकर अपनी गाड़ी में ले जाने लगे, तो लोगों ने उनकी गाड़ी को भी घेर लिया। ये सब गलत बात है। गुस्से में तमतमाए लोगों को देखकर लगा कि वो अच्छे बुरे का अंतर ही भूल चुके हैं, क्योंकि वो पुलिस की गाड़ी पर पत्थर फेंकने लगे। यहाँ तक कि एक शख्स तो गाड़ी के शीशे पर डंडे से मारने लगा। हादसे से भड़के लोग यहीं नहीं रुके,
उन्होंने गाड़ी में बैठे उन लोगों पर भी हमला किया जिनकी गाड़ी से लोग कुचले गए थे। लोग ज्यादा थे और पुलिस वाले कम। आग बबूला लोगों से निपटने में पुलिस के पसीने छूट गए। एक मौका तो ऐसा आया जब उसकी गाड़ी को आगे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस वालों ने खतरा मोल लेकर गाड़ी में बैठे लोगों को जैसे तैसे उतारा और उन्हें बच बचाकर वहां से ले गए। पुलिस से उलझने से पहले लोगों ने जिस कार से हादसा हुआ उसका हुलिया भी बिगाड़ दिया। कार वाला तेजी वाला लापरवाही से चला के आ रहा था, मार दिया है। जानकारी मिली कि इस हंगामे में 2 पुलिस वाले भी घायल हुए और पूरे इलाके में तोड़फोड़ के निशान नजर आए। सौभाग्य की एक बात है कि पटना में यह हादसा सुबह लगभग 6 बजे हुआ और जो लोग कार की चपेट में आए वो मॉर्निंग वॉक पर घर से निकले थे, जिनका आरोप है कि कार का ड्राइवर अंधाधुंध रफ्तार से गाड़ी चला रहा था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। जबकि कार के ड्राइवर ने दुहाई दी कि ब्रेक फेल होने की वजह से गाड़ी बेकाबू हो गई थी। लेकिन सच्चाई तो यही है कि गाड़ी की स्पीड अगर काबू में होती तो ब्रेक फेल होने के बाद भी उसे संभाला जा सकता था। उत्तर प्रदेश के कानपुर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों को कुचल दिया। यह हादसा मोटरसाइकिल सवारों के सड़क पार करते समय हुआ, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गईं, जिनमें साफ दिखा कि मोटरसाइकिल पर सवार दोनों लोगों को सामने से आ रहे ट्रक ने रौंद डाला। टक्कर भी इतनी जोरदार थी कि वो दोनों ट्रक के अगले हिस्से के नीचे आ गए और घिसटते हुए कुछ दूर तक चले गए। हादसे के फौरन बाद ट्रक में सवार 2 लोग वहां से भाग गए और देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस भी वहां पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर है कि इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। सौभाग्य की एक बात यह कि कानपुर देहात को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से जोड़ने वाली सबसे महत्वपूर्ण सड़क मुगल रोड है, जहां रेत से भरे ट्रक हों या दूसरी गाड़ियां सबकी सब फुल स्पीड में दौड़ती, जो आए दिन हादसों की वजह भी बनती हैं। और उसी मुगल रोड पर मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों ने सड़क पार करते समय ट्रक की स्पीड नहीं देखी, जबकि ट्रक ड्राइवर को होश ही नहीं था कि वो तिराहा पार कर रहा। श्रीनगर को सोनमर्ग से जोड़ने वाली एक सुरंग का काम अगले कुछ महीनों में पूरा हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस टनल का काम देखने पहुंचे, जिसके पूरा होने के बाद श्रीनगर से सोनमर्ग तक का सफर किसी भी मौसम में तय किया जा सकेगा। जबकि अभी सर्दियों के 3 से 4 महीने के लिए ये रास्ता बर्फबारी के कारण पूरी तरह बंद रहता है, लेकिन जेड मोड़ टनल का काम पूरा होते ही ये मुसीबत खत्म हो जाएगी। जेड मोड़ टनल तैयार की जा रही है। 6.5 किलोमीटर की लंबी ये टनल है। आप देख सकते हैं कि ये टनल लगभग बनकर तैयार हो गई है। जेड मोड़ टनल के साथ जोजिला सुरंग को बनाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। जोजिला सुरंग के बनने से एलएसी तक पहुंचना आसान हो जाएगा। दोनों सुरंगों का काम देखने के लिए केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे। गडकरी ने दावा किया कि काम पूरा होते ही सोनमर्ग में विकास के नए दरवाजे खुलेंगे। जम्मू कश्मीर का पूरा विकास, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सब प्रकार की इकोनॉमी का विकास इसके कारण निश्चित रूप से होगा। ये दोनों सुरंग केवल आम लोगों का जीवन ही आसान नहीं करेंगी, बल्कि सेना के लिए भी ये दोनों बेहद अहम साबित होंगी। इसलिए कोशिश की जा रही है कि टनल बनाने का काम वक्त पर पूरा किया जा सके। कुल मिलाकर ये दोनों सुरंग ऐसी हैं जो श्रीनगर से लद्दाख तक पहुंचने का रास्ता आसान कर देंगी, जिनमें पहली है जेड मोड़ सुरंग, जिसकी लंबाई है केवल 6.5 किलोमीटर। लेकिन पहाड़ियों के बीच इस सुरंग को बनाना आसान काम नहीं था, लेकिन सुरंग बनाने का काम पूरा हो चुका है। सर्दियों में इस साल सोनमर्ग पहुंचने के लिए इस सुरंग का इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिससे लोगों को इस बार होने वाली बर्फबारी के दौरान आने जाने का रास्ता मिलेगा, जबकि अभी तक ये सोनमर्ग और श्रीनगर पूरी तरह से एक दूसरे से कट जाते थे। वहीं दूसरी सुरंग है जोजिला सुरंग। ये सुरंग सोनमर्ग से शुरू होती है। सोनमर्ग से शुरू होकर पहुंचती है लद्दाख में भारत और चीन की सीमा तक, जिसकी लंबाई करीब 14 किलोमीटर। इसे निर्माण से जुड़ी हाईटेक तकनीक की भी एक मिसाल माना जा रहा है, क्योंकि समुद्र तल से 11,500 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही है एशिया की सबसे लंबी सुरंग, जिसे दिसंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। यह सुरंग बनने के बाद श्रीनगर से एलएसी तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। सौभाग्य की एक बात है कि श्रीनगर से करगिल को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर जेड मोड़ सुरंग से एक घंटे में 1000 गाड़ियां गुजर सकती, जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया जा रहा है। और इस सुरंग को बनाने में NATM यानी न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का इस्तेमाल किया गया, जिसमें सुरंग की खुदाई के साथ साथ उसमें कंक्रीट सीमेंट की मजबूत ढलाई भी होती रहती, ताकि पहाड़ की मिट्टी धंसने का खतरा ही न रहे। दिल्ली में गैंगवॉर की आशंका ने पुलिस की नींद उड़ा रखी है। माना जा रहा है कि पिछले हफ्ते कोर्ट में पेशी के दौरान हुई गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद से ही अपराधियों के कुछ गुट बदला लेने की तैयारी में लगे हैं, जिन्होंने अपने साथियों के फोन पर कुछ मैसेज भी भेजे हैं। पुलिस को मिले ये मैसेज साफ करने वाले हैं कि अपराधी बड़ा खून खराबा करने की साजिश रच रहे हैं।
मैसेज में जितेंद्र गोगी की फोटो के साथ लिखा है कि अब इस जंग में कोई सुरक्षित नहीं है, सड़कों पर खून नहीं सूखेगा, जंग के नियम बदल चुके हैं। इस मैसेज के नीचे लॉरेंस बिश्नोई गैंग और काला जठेड़ी गैंग का नाम भी है। ऐसे मैसेज फैलने की खबर ने ही पुलिस को चौकन्ना कर दिया और पुलिस ने जेलों में बंद अपराधियों पर लगाम कसनी शुरू कर दी। जेलों में गैंगवॉर की आशंका की वजह से खूंखार अपराधियों के जेल के अंदर घूमने फिरने पर रोक लगा दी गई। पुलिस ने निकलने नहीं दिया तो मंडोली जेल के कुछ अपराधी भड़क उठे और आपा खो बैठे। इन कैदियों ने अपना सिर दीवार पर पटककर खुद को जख्मी कर लिया ताकि जेल के अफसरों को मजबूरन उन्हें अस्पताल ले जाना पड़े। एक या दो नहीं बल्कि मंडोली जेल के 25 अपराधियों ने खुद को घायल कर लिया। हालांकि पुलिस न केवल हर हलचल पर बारीकी से नजर रख रही है बल्कि अभी तक हालात काबू में होने का दावा भी कर रही है। सौबात की एक बात है कि दिल्ली में अपराधियों के लगभग 2.5 दर्जन गैंग हैं, जिनमें कुछ की आपस में दोस्ती है तो कुछ एक दूसरे के खून के प्यासे, जिनके बीच गैंग वॉर 3 दिन पहले कोर्ट के अंदर हुई थी। और अब खतरा यह भी है कि कहीं अलग अलग जेलों में भी बदमाशों के गिरोहों के बीच खून खराबा ना शुरू हो जाए, जिसे रोकने के लिए जेल प्रशासन ने कैदियों की निगरानी बढ़ाई तो उन्होंने अपना ही सिर फोड़कर पुलिस और जेल प्रशासन का सिरदर्द बढ़ा दिया। मध्य प्रदेश में एक बार फिर फरार अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी और इसी कड़ी में उसने उज्जैन और नीमच में बदमाशों के मकानों को ढहा दिया। ये कार्रवाई ऐसे वक्त की गई जब 30 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नीमच जाने वाले, जिनके दौरे से पहले ही पुलिस ने फरार तस्कर मनीष तिवारी के मकान और गोदाम को जमींदोज कर दिया। इस काम को करने के लिए खुदाई करने वाली एक मशीन बुलाई गई जिसने कुछ ही घंटों में इमारतों को मलबे में तब्दील कर दिया। बताया गया कि जिस गोदाम को तोड़ा गया उसका इस्तेमाल लंबे समय से नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए किया जा रहा था। तस्कर मनीष तिवारी के गोडाउन से करीब 37 कुंटल डोडा चूरा वहां से बरामद किया गया था। उधर उज्जैन के चिंतामन और मोहननगर इलाके में भी पुलिस टीम ने 2 बदमाशों के मकानों को तोड़ दिया। पुलिस के इस एक्शन को देख बदमाशों के घर की महिलाएं रोने लगी, जबकि कुछ ने विरोध करने की कोशिश की तो पुलिस उन्हें वहां से दूर ले गई। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज थाना चिमनगंज क्षेत्र के 2 हिस्ट्री शीटर बदमाशों के घर पर कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के दौरान कोई हंगामा न हो, इसके लिए मौके पर पुलिस बल की भारी तैनाती नजर आई। सौबात की बात है कि एमपी में हिस्ट्री शीटर बदमाशों के खिलाफ अभियान बीते 2 साल से चल रहा है, जिसमें पुलिस बदमाशों की लिस्ट बनाती है और उनकी अवैध संपत्तियों की पहचान करके उसे नगर निगम या जिला प्रशासन की मदद से तोड़ देती है, जिसके तहत उज्जैन में बीते 1 हफ्ते में आधा दर्जन से ज्यादा इमारतें तोड़ी जा चुकी हैं। जबकि नीमच में जिस आदमी का गोदाम तोड़ा गया वो अफीम के पौधे से निकलने वाले डोडा चूरा की तस्करी का आरोपी है और 2 महीने से फरार है। पंजाब के जलंधर में एक दिन पहले किसान संगठनों से जुड़े कुछ लोगों पर प्रदर्शन के दौरान सेना का एक काफिला रोकने का आरोप लगा, जबकि कृषि सुधार कानूनों के विरोध में हुए भारत बंद के दौरान सेना की गाड़ियों और एम्बुलेंस को नहीं रोकने का ऐलान इन संगठनों ने किया था। मगर जलंधर से जो वीडियो सामने आया उसमें ये लोग एक ट्रैक्टर को सड़क के बीचों बीच खड़ा कर प्रदर्शन करते नजर आए, जिसकी वजह से सेना के काफिले में शामिल गाड़ियों को वहां रोकना पड़ा। ये देख सेना के एक अफसर ने इन लोगों से बात की और गाड़ियों को निकलने के लिए रास्ता छोड़ने की अपील उनसे की। एक्सरसाइज है, फौज की आधी गाड़ियां चली गई हैं, आधी गाड़ियां आप लोगों ने रोक रखी है। काफी देर बातचीत के बाद वो लोग माने और उन्होंने सेना की बाकी गाड़ियों को भी वहां से जाने दिया। इससे पहले जब ये काफिला जलंधर के पीएपी चौक पहुंचा तो इसमें शामिल कुछ गाड़ियां बगैर किसी रोक टोक के वहां से निकल गईं, लेकिन अचानक इन प्रदर्शनकारियों ने कुछ गाड़ियों को रोक दिया था। सौबात की एक बात है कि जलंधर में किसानों की इस मनमानी की वजह से सेना की गाड़ियों को लगभग आधे घंटे तक रुकना पड़ा, जो देश के हित में बिल्कुल नहीं था और सैनिकों को कृषि कानूनों के विरोध का पाठ पढ़ाना भी बेतुका था, क्योंकि सबको मालूम है कि भारतीय सेना किसी भी तरह के राजनीतिक पचड़े से दूर ही रहती। लेकिन किसान आंदोलन में ऐसा पहली बार नहीं हुआ, क्योंकि लगभग 6 महीने पहले किसानों ने लुधियाना पठानकोट रोड पर भी ऐसे ही जाम लगाया था, जिसमें सेना के ट्रकों का काफिला भी फंस गया था। जबकि हर बार किसान संगठनों के नेता यही दावा करते रहे कि उनके आंदोलन से सेना की गाड़ियां, एम्बुलेंस का रास्ता बिल्कुल नहीं बंद होगा। बिहार के जमुई में चुनाव में जीत के जश्न के दौरान सरेआम फायरिंग करने पर केस दर्ज हो गया। आरोप लगा कि वहां 2 दिन पहले पंचायत चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी और उसके समर्थकों ने खुश होकर न केवल जुलूस निकाला बल्कि हवा में फायरिंग भी की, जिसका वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, क्योंकि वीडियो में जमुई के सबलबीघा गांव में पंचायत चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी के सामने ही उसका समर्थक हर्ष फायरिंग करता दिखा। जश्न में डूबे इस शख्स ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार हवा में गोली चलाई, वो भी ये जानते हुए कि जुलूस में बहुत सारे लोग शामिल हैं।
हद तो तब हो गई जब वीडियो में दिखा कि जुलूस के दौरान भी वो बंदूक लहराता रहा। ये देखकर जाहिर हो गया कि न तो नए नवेले मुखिया को और न ही उसके समर्थक को इस बात की परवाह थी कि हर्ष फायरिंग करके वो कानून को हाथ में ले रहे हैं। हर्ष फायरिंग इस तरह से पब्लिक प्लेस में करना गैर कानूनी है और इसीलिए हम लोगों ने FIR दर्ज किया है। जमुई में 24 सितंबर को मतदान हुआ था और 26 सितंबर को नतीजे आए थे। सौभाग्य की बात है कि जश्न मनाने के लिए हवा में गोलियां चलाने का पागलपन कुछ लोगों को शौक लगता है, जिन्हें अपनी ताकत और हथियारों की नुमाइश में कुछ भी गलत नहीं लगता। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता वाली बात यह है कि बिहार में जब पंचायतों के चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में सभी लोगों के लाइसेंसी हथियार जमा करा लिए जाते हैं, तो जमुई में जीत का जश्न मनाने के लिए हथियार कहां से आए? उत्तर प्रदेश के शामली से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां शामली नगर पालिका परिषद की जमीन से अतिक्रमण हटवाने पहुंचे SDM देवेंद्र सिंह को कुछ दबंगों ने घेर लिया। बताया गया कि इस कार्रवाई के दौरान कुछ लोग उस जमीन को अपना बताने लगे, जिस पर SDM ने उनसे जमीन से जुड़े कागज मांगे। बस यही बात उन लोगों को पसंद नहीं आई और उन्होंने SDM पर हमले की कोशिश की। इस घटना की तस्वीरें वहां लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गईं, जिनमें साफ दिखा कि SDM अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे, तभी उन्हें कुछ दबंगों ने घेर लिया। इस बीच देवेंद्र सिंह अपनी गाड़ी में बैठ गए, जिसके बाद भी वो दबंग नहीं माने और उन्होंने SDM की गाड़ी को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। एक शख्स तो SDM की गाड़ी के सामने आ गया और चलती गाड़ी को इस कदर पीछे की ओर धकेलने की कोशिश करने लगा जैसे उसमें 100 लोगों के बराबर ताकत हो। इस बवाल के बीच SDM के ड्राइवर ने कार की स्पीड बढ़ाई और वहां से उन्हें ले गया। और उनके पास कोई भी कागजात नहीं है, कोई भी आधार नहीं है जिससे कि वो ये सिद्ध कर सके कि उनकी ये भूमि है। बताया गया इस हंगामे के बाद SDM देवेंद्र सिंह ने 15 लोगों के खिलाफ थाने में FIR दर्ज कराई। सौभाग्य की बात यह कि शामली के SDM के पास नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी का चार्ज भी है, जिन्हें पता चला कि नगर परिषद की खाली जमीन पर कुछ लोग गोबर और दूसरी चीजें रखकर अवैध कब्जा किए हुए हैं, जिसे हटवाने के लिए वो मौके पर पहुंचे तो लोगों ने जमीन को अपनी मिल्कियत बताना शुरू कर दिया और कागजात मांगने पर SDM पर हमला कर दिया। चुनाव आयोग ने 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि इन सभी सीटों पर 30 अक्टूबर को मतदान होगा और 2 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू होगी और 8 अक्टूबर तक प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर पाएंगे। जिन 3 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे उनमें एक दादरा एवं नगर हवेली लोकसभा सीट है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की खंडवा और हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट पर भी वोट डाले जाएंगे। लोकसभा के अलावा 14 राज्यों की 30 विधानसभा सीटों पर भी 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी, जिनमें बिहार, हरियाणा, हिमाचल, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल हैं। सौभाग्य की बात यह कि चुनाव आयोग ने जब पश्चिम बंगाल की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया था, तब पश्चिम बंगाल की ही 4 और सीटों पर उपचुनाव न कराने पर काफी सवाल उठे थे, जबकि बाकी राज्यों की लोकसभा की 3 और विधानसभा की 30 सीटों पर कोरोना की वजह से उपचुनाव का फैसला टालने का दावा किया गया। जहां 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी, जिसके नतीजे का किसी राज्य की सरकार पर असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन किसान आंदोलन और 6 महीने में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में माहौल बनाने के लिहाज से इस उपचुनाव का राजनीतिक असर तो जरूर होगा। गलवान में भारतीय सेना के हाथों पिटने के बाद भी चीन की सेना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। खबर है कि इस बार उसने उत्तराखंड में घुसपैठ की। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि यह घुसपैठ पिछले महीने की 30 तारीख को उत्तराखंड के बाराहोती में हुई थी। सूत्रों के मुताबिक इस घुसपैठ में 100 चीनी सैनिक भारतीय सीमा में 5 किलोमीटर अंदर तक आ गए थे। इतना ही नहीं, खबर है कि चीन ने बाराहोती के पास अपने सैनिकों की संख्या और आधुनिक सर्वेलेंस उपकरणों की तैनाती भी बढ़ाई है, ताकि भारतीय सेना की होने वाली हर हलचल पर नजर रखी जा सके। चीन की इस हरकत के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गई। सौभाग्य की बात यह कि उत्तराखंड के चमोली जिले में बाराहोती नाम की जगह है, जो देहरादून से लगभग 400 किलोमीटर दूर है और बाराहोती इतनी ऊंचाई पर है कि वहां से तिब्बत को देखने के लिए दूरबीन की जरूरत भी नहीं पड़ती। इसलिए चीन इस इलाके पर कब्जा करने के लिए कई दशक से तड़प रहा है और बीते 3 साल से चीन के सैनिक कई बार वहां घुसपैठ की कोशिश कर चुके हैं, जिन्हें अभी 2 महीने पहले ही ITBP के जवानों ने खदेड़ा था। लेकिन सुधरने के बजाय चीन के सैनिक एक बार फिर बाराहोती में भारत की सीमा के अंदर घुस आए, जिसे चीन हमेशा भूगोल की गलती बताता रहा। लेकिन माना यही जा रहा है कि चीन सिर्फ भारत की चौकसी को आजमा रहा है, ताकि मौका मिलते ही चोरी से घुसे और सीना जोरी दिखाने लगे।